नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पीवाईक्यूज़ देख रहे थे, जो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है 7 जून 2026 को, उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूपीएससी सिस्टम डायरेक्टर वाला। 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए लास्ट वीडियो में। उसके बाद आज हम लोग 51 से 100 तक सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम लोग जो कट ऑफ को लेके काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं लोगों के मन में कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो वो भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, क्या लास्ट टाइम की कट ऑफ रही थी, उसके बेस पे क्या एनालिसिस है इस टाइप की कट ऑफ के लेके, कितनी कट ऑफ एक्चुअली में रह सकती है जनरल कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी की। डिफरेंट कैटेगरीज पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। आप भी साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व करते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट एल्गोरिथम हुज रनिंग टाइम इज 50 n स्क्वायर रन्स फास्टर देन एल्गोरिथम हुज रनिंग टाइम इज 5 रेज़ टू पावर n ऑन द सेम मशीन। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपने पीवाईक्यूज़ में भी करा चुका हूँ और ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हुआ है। वहाँ पे वैल्यू आई थिंक 200 n स्क्वायर थी, 200 n स्क्वायर वैल्यू थी और जिसकी पावर 2 की पावर n से वो ग्रेटर देन था। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे 15 n स्क्वायर है, 15 n स्क्वायर में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 5 की। यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी के अप्रॉक्सीमेटली आप 5 की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो ये जो वैल्यू सॉल्यूशन निकल के आएगा ये होगा 50 इंटू 5 की पावर 2 25 हो जाएगा और ये 5 की पावर 5 लगभग 13165 या 3150 के आसपास वैल्यू आएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1250 हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो कौन सा फॉलोइंग है द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या होती है? थीटा एन लॉग एन। ठीक है, तो ये थीटा एन लॉग एन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तो रटा रटा है क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो ये तो आप इजीली कर ही सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है थीटा एन लॉग 7। ठीक है, और ये दोस्तों इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो ये बात आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलिवेंट प्रॉपर्टी ऑफ हीप। हीप की रेलिवेंट प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? तो सबसे पहला है इन मैक्स हीप एवरी पेरेंट नोड हैज़ ए वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन। पेरेंट नोड की जो वैल्यू होती है वो होता है चिल्ड्रन से बड़ी होगी या इक्वल होगी, बिल्कुल सही बात है। इन द मिनिमम हीप एवरी पेरेंट नोड हैज़ ए वैल्यू लेस देन। हाँ, मिनी हीप में वैल्यू कम होगी, मैक्स हीप में वैल्यू ज़्यादा होगी, दोनों बातें सही है। ए हीप कैन बी के एरे ट्री इंस्टेड ऑफ बाइनरी। अच्छा, और हीप मस्ट ऑलवेज बी बाइनरी सिस्टम। नहीं, मस्ट नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये जो है ये तो हो सकता है, के आर ए ट्री हो सकता है बाइनरी के अलावा। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये दोनों वाइस वर्सा कर रहा है, यानी इसके अकॉर्डिंग तो बाइनरी ट्री होना ही चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि बाइनरी ट्री के अलावा के आर ए ट्री भी हो सकता है। तो बिल्कुल हीप के आर ए ट्री हो सकता है बट बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें से पूछा कौन सा रेलिवेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मेरे अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बाइनरी ट्री हो। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिजास्टर एल्गोरिथम। डिजास्टर एल्गोरिथम में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट वर्क्स ऑन ग्राफ विथ नेगेटिव वेट एजेस। नहीं, नेगेटिव वेट एजेस पे वर्क नहीं करता। बेलमैन फोर्ड इज फास्टर देन डिजास्टर। नहीं, ऐसा भी नहीं है, डिजास्टर फास्ट होती है। डिजास्टर एल्गोरिथम रिक्वायर्स डब्ल्यू यू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जी हाँ, ये आप स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और हैव नॉन नेगेटिव वेटेज। नहीं, नॉन नेगेटिव वेट्स नहीं होता डिजास्टर में, ये बात ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो रहा है। तो क्यों दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ इस टाइप का। तो व्हाट इज द मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एडजेसेंट लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। ये दोस्तों मेरे सॉल्व एमसीक्यूज वाले सेक्शन में भी था ये क्वेश्चन, तो अगर आपने किया होगा तो इसका ऑप्शन आंसर आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे थीटा वर्टिसिस प्लस एज जो है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम व्हेन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एजेंसी लिस्ट एंड बाइनरी मिनीप। जब बाइनरी मिनीप और एजेंसी लिस्ट को यूज़ करते हुए प्रिम्स के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थीटा ई वी लॉग ई होती है। ये भी आपको क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में करा चुके हैं। एग्जैक्ट सेम नहीं है बट प्रिम्स एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या इसका कंसेप्ट होता है, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि टीसीपी आईपी का ओएसआई से कौन सा रेलिवेंट नहीं है? फिजिकल सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब है 6 राउटर्स टू बी कनेक्टेड
in a point-to-point subnet between each pair of router, the designer may put a high-speed line, a medium speed, or a low-speed line. If it takes 200 milliseconds of a computer time to generate and inspect each topology, how long will it take to inspect all of them? भाई ये कहना चाह रहा है कि 6 राउटर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, और उनके बीच में हाई स्पीड लाइन भी हो सकती है, लो स्पीड लाइन भी हो सकती है, मीडियम स्पीड लाइन भी हो सकती है। अगर 200 मिलीसेकंड का कंप्यूटर टाइम लगता है उसको जनरेट होने में, तो पूरे के पूरे जो इंस्पेक्ट है, पूरे के पूरे एलिमेंट को इंस्पेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा लॉजिक आप लगाते तो इस क्वेश्चन को ईजीली कर सकते थे, ठीक है। और थोड़ा मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करके नहीं बता रहा हूँ, कि इसमें सॉल्यूशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। 6 राउटर आपको दिए हुए और n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितने आपको पॉसिबल केसेस मिलेंगे इसमें, तो 6 इंटू 6 माइनस 5 यानी 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15 आपके पास केस आ जाएंगे, ठीक है। 5 3 या 15 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि 4 की पावर 15 जब आप करेंगे, ठीक है, 4 की पावर 15 टोटल नंबर ऑफ यूनिक टोपोलॉजी हम लोगों को निकालनी है। यूनिक टोपोलॉजी निकालने के लिए 4 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हम लोग को दिए हुए हैं। बेसिकली हाई स्पीड लाइन दिया हुआ है, मीडियम स्पीड लाइन दिया हुआ है, लो स्पीड लाइन दिया हुआ है, नो लाइन दिया हुआ है। तो इन चारों की अगर आपको स्पीड निकालनी है तो 4 की पावर 15 आपको करना पड़ेगा। 4 की पावर जब आप 15 करेंगे तो उससे अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों, वो 1073441 निकल जाएगी, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 214 जो है 214.7 मिली सेकेंड आएगी। दोस्तों देखो, मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही आपको बता रखा है, ऐसे अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप उनको इंस्टेंट सॉल्व मत करिए, क्योंकि आपको 1 मिनट मिला है क्वेश्चन करने में। यूपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, मैं काफ़ी स्टूडेंट को पहले ही बता चुका हूँ ये बात, वो सिर्फ यहाँ पे आपकी टेक्निकलिटी को चेक नहीं करती है कि आप कितने टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, वो आपका आईक्यू भी चेक करती है एग्ज़ाम के साथ साथ, कि आप क्या उस जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसको आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, कि आपका आईक्यू लेवल इतना स्मार्ट है कि आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर क्वेश्चन आता हो, बट आप कुछ क्वेश्चन स्किप करके उनको एट द लास्ट, अगर आपके पास टाइम है तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर किसी ने उस वे में किया है तो। अदरवाइज़ अगर आपने स्किप किया है तो इट्स वेल एंड गुड, बट इसका ऑप्शन नंबर ए है, जो लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर ए, जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगर उन्होंने टिक किया है तो। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अलोवा जो है वो जनरेट करते हैं 40 रिक्वेस्ट पर सेकंड, इंक्लूडिंग बोथ ओरिजिनल एंड रीट्रांसमिशन के टाइम पे, एंड द टाइम इज स्लॉटेड इन यूनिट्स इन 30 मिली सेकेंड। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अटेम्प्टेड नीडेड, कितना एक्सपेक्टेड नंबर है, तो इसका 3.3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, 3.3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी ई की पावर एक्सपोनेंशियल में जाके सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा लंबा मेथड है, मैं कभी फ्री टाइम में आपको डाल दूंगा। यहाँ पे हमारा मोटिव जो है दोस्तों वो कट ऑफ पे एनालिसिस करना है, प्लस आप आंसर की बताना है, ताकि आप आंसर एग्जैक्ट मैच करके जो आपकी कितनी कट ऑफ बन रही है आप उस पर एनालिसिस कर सकें। तो इस वजह से पूरी डिटेल अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक लिस्ट डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड। सिंपल क्वेश्चन है, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो जाएगा भाई। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो लास्ट वाला नेक्स्ट होता है वो फिर से स्टार्टिंग वाले को पॉइंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम हैज ए सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल टू द एंड और सर्च एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम में जो है वो एंड और के जैसा मिलता जुलता जो है वर्किंग प्रिंसिपल है। तो बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम जो होती है दोस्तों, बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम, उसमें एंड और के जैसा सिमिलर सर्च एल्गोरिथम होता है। ये बात भी हम लोग पहले बैकवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम जो आपने पढ़ी थी उस टाइम पे मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एग्जैक्ट इंटरफेस इन पॉलीट्रीज। पॉलीट्रीज कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है डीएसए का, तो कौन सा स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ईच इंटरफेरेंस इन पॉलीट्रीज टेक्स एक्सपोनेंशियल टाइम इन द साइज ऑफ नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है ईच इंटरफेरेंस इन पॉलीट्रीज टेक्स लीनियर इन द साइज ऑफ नेटवर्क। जी हाँ, लीनियर जो है वो नेटवर्क की साइज में मैच करता है, ना कि एक्सपोनेंशियल पावर में। वो जो है लीनियर की फॉर्म में ये जो है पॉलीट्रीज मैच करता है, ठीक है। बेसिकली इसमें वेरिएबल एलिमेंट्स होते हैं और जो कि लीनियरली यानी ON की फॉर्मेट में, ON कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं पॉलीट्री के रेफरेंस में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 65 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम मेक दैम सूटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कालमैन फिल्टर। कालमैन फिल्टर में कौन सी एप्लीकेशन जो है वो सूटेबल होती है। अगर सिस्टम में कंटिन्यूस स्टेट वेरिएबल्स है और नॉइजी एनवायरनमेंट है दोस्तों, तब ये कालमैन फिल्टर अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। अगर मान लो नॉइजी मेजरमेंट है और डिस्क्रीट स्टेट वेरिएबल्स है तो अप्लाई नहीं होगा, कंटिन्यूस स्टेट्स होना चाहिए तो ये अप्लाई होगा कालमैन फिल्टर में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेलिवेंस बेस्ड लर्निंग। आरबीएल के रेफरेंस में कौन सी चीज़ करेक्ट है, ए का क्वेश्चन है ये, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी।
कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो इट ड्राइव्स जनरल रूल्स फ्रॉम एग्जाम्पल टू एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन यूजिंग अ डिडक्टिव मेथड टू कन्वर्ट फर्स्ट प्रिंसिपल नॉलेज इनटू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। It finds inductive hypothesis that explains sets of observation with the help of background knowledge इसमें यूज़ में नहीं आती है। And then it uses prior knowledge to identify relevant attributes, reducing the hypothesis space and accelerated learning। जी हाँ, लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, स्पेस को कम करता है और लर्निंग को जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं RBL को। तो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक करेक्ट है। और RBL टेक्निक्स परफॉर्म नो नॉलेज बेस्ड इंडक्टिव लर्निंग और नॉलेज इन फर्स्ट लॉजिक लर्निंग। नहीं, ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन डेटा यूजेस ए प्रायर एंड ऑफर ग्रेटर ट्रेसेबिलिटी। ज़्यादा उसमें ट्रेसेबिलिटी होती है किसमें? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन है डिस्क्रीट ट्री लर्निंग में, दूसरा है मैक्सिमम लाइकलीहुड में, तीसरा है मैक्सिमम ए पोस्टेरियरी एलिमिनेशन मेथड में और फोर्थ है नेबस। तो जो ए पोस्टेरियर एस्टिमेशन मेथड है उसमें जो है ये डेटा की हाइपोथेसिस जो होता है प्रायर एंड जो ट्रेसेबिलिटी होती है वो बेटर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये एल्गोरिथम ये मेथड आप पहले पढ़ चुके होंगे एआई में। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका डिटेल PDF भी भेज दूँगा। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। दोस्तों मैंने एआई का जब वीडियो बताया था तब उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था जो कि मीन क्लस्टरिंग होती है वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए नहीं होती है, ये मेजरेबल किसके लिए काम में आती है। यहाँ पे हम लोग चीज़ें मेज़र करते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो मेजरेबल जो है ऑप्शन वो करेक्ट होता अगर यहाँ पे मेजरेबल के लिए पूछता। अदर 3 जो है वो टेक्स्ट डेटा के लिए काम में आती है, बट जो के मीन्स है वो टेक्स्ट डेटा के काम में नहीं आती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोर्क प्रोसेस। फोर्क प्रोसेस के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। जो भी चाइल्ड प्रोसेस होती है वो अपनी कॉपी तो बनाती है, बट जो उसके पेरेंट होती है उसकी भी मेमोरी को शेयर करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर्नल्स थ्रेड्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन देन यूज़र थ्रेड। क्यों ये इनको मेंटेन करना भारी होता है? दे नीड टू बी एसोसिएटेड विद ए प्रोसेस। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर रिप्रेजेंटेड विद द कर्नल डेटा स्ट्रक्चर। जी हाँ, देखो ये अननोन नहीं होती है कर्नल के लिए। और दे शेयर स्टैक्स एंड हीप विद अदर थ्रेड्स। नहीं, दे आर रिप्रेजेंटेड विद द कर्नल डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होती है। इसलिए ये जो है नॉर्मल थ्रेड से ज़्यादा इनको एक्सपेंसिव होता है मैनेज करना, क्योंकि ये कर्नल के डेटा स्ट्रक्चर में मैनेज रहती है। ये क्वेश्चन थोड़ा अब लॉजिकल है। ठीक है, 11 Mbps का 802.11 MB का लैन है, वो 32 बाइट का डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है बैक टू बैक ओवर रेडियो चैनल विद ए बिट रेट ऑफ 10⁻³ तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। ठीक है, हाउ मैनी फ्रेम्स पर सेकंड विल बी डैमेज्ड ऑन एवरेज। कितने जो है फ्रेम्स डैमेज होंगे पर सेकंड में। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं चाहूँगा तो आपको यहाँ पे बता सकता हूँ उसको एक्सप्लेन करके अगर आप कहेंगे तो। बट राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ रहा हूँ, आप खुद भी कोशिश करिएगा ट्राई करने की। 32 बिट लेना है। ठीक है, इसमें अगर आप बाइट है इसको बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 256 बिट हो जाएगा। उसके बाद जब आप सक्सेस रेट निकालेंगे इसमें तो 1 - 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 0.77 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों लास्ट में तो लगभग जो वैल्यू निकल के आएगी वो 9700 फ्रेम्स पर सेकंड निकल जाएगी। यानी लगभग इतने फ्रेम जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो 9700 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एडवांटेज ऑफ बस टॉपोलॉजी का कौन सा एडवांटेज है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने इसका आंसर जो है वो ईच नोड रिक्वायर्स ए डेडिकेटेड कनेक्शन टू ए सेंट्रल हब ऐसा भी लगा दिया है। बट इसका जो कनेक्शन है वो आ जाएगा बैकबोन केबल कैन बी लेड अलॉन्ग विद द मोस्ट एफिशिएंट पाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डेडिकेटेड कनेक्शन टू ए सेंट्रल हब तो उसमें होता है, स्टार में होता है। ठीक है, यहाँ पे बैकबोन केबल हम लोग यूज़ करते हैं बस टॉपोलॉजी में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ इसका कंसेप्ट पहले आपको। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिग्नल्स इज कॉमनली यूज इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में कौन से सिग्नल कॉमनली यूज आते हैं? तो नॉन पीरियोडिक जो है दोस्तों डिजिटल सिग्नल वो मोस्ट कॉमनली यूज में आते हैं। ठीक है, नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल हम लोग मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अज्यूम दैट वी नीड टू डाउनलोड 2 KB टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट ए रेट ऑफ 100 पेजेस पर मिनट एंड व्हाट इज़ द रिक्वायर बिट ऑफ रेट चैनल की कितनी रेट बिट होगी? तो 27.3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजीली इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। दैन अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेजर्स
ऑफ एफिशिएंसी ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की एफिशिएंसी कितनी होती है दोस्तों? तो n की पावर k जो है उसकी पॉलिनोमियल की एफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा पॉलिनोमियल के केस में, n की पावर k करेक्ट हो जाएगा। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज रेस्ट्रिक्टिव डेटा स्ट्रक्चर? रेस्ट्रिक्टिव डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है दोस्तों? रेस्ट्रिक्टिव डेटा स्ट्रक्चर स्टैक जो होता है वो रेस्ट्रिक्टिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्यों होता है स्टैक रेस्ट्रिक्टिव डेटा स्ट्रक्चर? क्योंकि स्टैक जो होता है वो एनफोर्स करता है इंसर्शन एंड डिलीशन एट कंस्ट्रेंट, और स्टैक रेस्ट्रिक्ट करता है ऑपरेशंस को भी, एंड टू एंड जो होता है उनको रेस्ट्रिक्ट करता है, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट के केस में। इस वजह से स्टैक जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा हाइडिंग? डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट करना है तो क्या यूज़ करेंगे? सिंपल लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे, नहीं तो कोई ज़्यादा टफ होना ही नहीं चाहिए। एंड इफ़ द नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री इज n, देन व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इसको जल्दी जल्दी में 2 की पावर n लगा दिया, बट एक्चुअली ये नहीं होके लगभग लॉग n इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर n नोड है तो log n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Then which of the following statement is the property of an AVL tree? AVL tree की में से कौन सी प्रॉपर्टी है? The height of the left node and the subtree of a node differs at most 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब which of the following tree is pruned to reduce its size by eliminating unnecessary branches? unnecessary element branches को लेके क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो लेक्सिकल एम एरे ट्री अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग उसकी जो ब्रांचेस है उसको हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी इंश्योर दैट आइदर ऑपरेशन और नन विल कन्फर्म? यानी आइदर ऑल सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे और कोई भी नहीं होगा, तो एटॉमिसिटी जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस केस में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द रिग्रेस 2PL लॉकिंग? भाई एक होता है, 2 टाइप 2PL लॉकिंग होती है, एक रिग्रेस होता है, एक स्ट्रिक होता है। ठीक है, तो रिग्रेस में क्या होता है, सारे शेयर्ड लॉक और जो बफर लॉक होते हैं वो जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है हम लोग वो लॉक को रिलीज़ नहीं करते। शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों लॉक ये यूज़ करता है, और दोनों लॉक तभी रिलीज़ होंगे जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि शेयर्ड ऑल लॉक्स ओनली रिलीज एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन ब्रूट फोर्स अटैक्स हाउ मेनी कीज मस्ट टिपिकली बी टेस्टेड फॉर द सक्सेस? सक्सेस के लिए एटलीस्ट ऑन एवरेज हाफ ऑफ ऑल पॉसिबल कीज टेस्टेड होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू एग्जॉस्टली सर्च ए 32 बिट की एट ए स्पीड ऑफ 1 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड? ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड पे अगर हम लोग को 32 बिट की भेजनी है तो कितना टाइम इसको लगेगा एग्जीक्यूट होने में? तो ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 32 और देन टाइम पर सेकंड जो है वो 10 की पावर -6, यानी एक डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकंड है। ठीक है, और टोटल टाइम अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 35.8 मिनट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, बट राइट नाउ मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 35.8 मिनट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफिक कंसेप्ट इंश्योर दैट ईच साइफर टेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी प्लेन टेक्स्ट? यानी एक साइफर टेक्स्ट मैनी प्लेन टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस हो सकता है। डिफ्यूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैसिव सिक्योरिटी अटैक अकॉर्डिंग टू X.800 एंड RFC 2F2828? तो कौन सी की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पैसिव सिक्योरिटी चेक में काम में आती है इसमें? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, अटेम्प्ट्स टू लर्न और यूज़ इन्फॉर्मेशन विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम रिसोर्सेज, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ हैश फंक्शन किस में यूज़ करते हैं? हैश फंक्शन हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? तो हैश फंक्शन जो हम लोग MD5 में यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा ये। बाकी सारों में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बाकी सारे सिमेट्रिक एल्गोरिथम के पार्ट है, और इसमें MD5 में हैश वैल्यू जो होती है जनरेट होकर आती है, तो वो हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है, करना चाहते तो आप सॉल्व कर सकते थे, बट इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि RS से हम यूज़ कर रहे हैं, साइफर टेक्स्ट हमको दिया हुआ है, कीज़ दी हुई है 5 और 35। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग जो है एक्चुअली इसमें वैल्यू आपको पुट करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू आप पुट करेंगे, लगभग M5 जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है यहाँ पे साइफर दिया हुआ हम लोग को 10। ठीक है, इसका मॉड आप निकालेंगे जब 35 से, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू 10 या इक्वल टू 1 आनी चाहिए। सारी वैल्यू जो आप टेस्ट करके देखेंगे तो 5 वैल्यू पे जो है वैल्यू 1 इक्वल्स कर देगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे मैं डिटेल नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आप आंसर मैच कर सकें और हम लोग फिर फर्दर जो है कट ऑफ वगैरह पे भी जा सके। अब राउटर है 3 मिलियन पैकेट्स पर सेकंड में भेजता है, लोड ऑफर जो है 2 मिलियन पैकेट का ही है, ठीक है। सोर्स डेस्टिनेशन जाने में 8 राउटर लगेगा। हाउ मेनी टाइम स्पेंड करेगा बिटवीन क्यूड एंड सर्विस बाय राउटर? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 8 माइक्रो सेकेंड जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बेंचमार्क दिया हुआ है 40 मेगाहर्ट्ज़ का। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 10,000 इंस्ट्रक्शन विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मिक्स एंड क्लॉक साइकिल काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन काउंट दिया हुआ है, डेटा ट्रांसफर काउंट दिया हुआ है, फ्लोटिंग काउंट दिया हुआ है, कंट्रोल काउंट दिया हुआ है और सीपीआई जो है वो सब कुछ दिया हुआ है। तो उसके बेस पे सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो जाएगा प्रोग्राम का, तो इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारी वैल्यू को ऐड ऑन करके डिवाइड बाय जो टोटल टाइम है उससे निकालेंगे तो लगभग 0.875 मिली सेकेंड जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को पढ़ा ही चुका हूँ मैं काफ़ी बार, थ्योरी क्लास में भी मैंने आपको बताई थी और इवन इसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी कराए थे। तो ये क्वेश्चन में आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया है। जो करेक्ट क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन होता है वो सेटिस्फाई करता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन ट्रोजन एंड बाउंडेड वेटिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस एंड बाउंड वेटिंग टाइम और ऑप्शनल नहीं होते हैं इसमें। इसमें क्रिटिकल सेक्शन में मस्ट सेटिस्फाई होने चाहिए दोनों ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। के बाद वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जो डेडलॉक अवॉइड करता है? बैंकर्स एल्गोरिथम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सॉल्व एमसीक्यूज में। बैंकर एल्गोरिथम का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं देगा, बट बैंकर एल्गोरिथम उसमें एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। अगर आपने समझ के किया होगा आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डायनेमिक टेबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम? डायनेमिक टेबल अगर हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करनी है तो कौन सा इसका डिसएडवांटेज है? दे मेक कर्नल स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, डायनेमिक टेबल जो होती है कर दे कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड ए फिक्स साइज। नहीं, डायनेमिक का मतलब ये हो कि वो साइज से बढ़ सकती है, बट ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि कर्नल के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स कर सकती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी और डी देखेंगे दे यूज सिस्टम रिसोर्सेज, नहीं ये भी नहीं है। यूज़ करती है द एलिमेंट प्रोटेक्शन बक, नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। And then which of the following data structure is used in virtual file system to uniquely represent a file across network? Uniquely virtual file system की बात करिए दोस्तों। virtual file system हमेशा वी नोड में यूज़ होता है, याद ध्यान रखिएगा। इन नोड तो दोस्तों तब यूज़ होता है जब हम लोगों को कोई स्पेसिफिक फाइल को रिप्रेजेंट करना हो, स्पेसिफिक फाइल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो इन नोड यूज़ करते हैं। बट वी नोड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को वर्चुअल फाइल नोड को अगर रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद 3 डिफरेंट कीज़ आर यूज इन ट्रिपल डी एस यानी 3DS यूज़ कर रहे हैं। एक में हम लोग 56 बिट यूज़ करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18 एंड देन 6 15 एंड देन 168 आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने जल्दी जल्दी में इसको थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड इट इज करेक्ट टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल स्कीमा? लॉजिकल एंड फिजिकल स्कीमा के बीच में इन्होंने जो है रिलेशनशिप पूछा है। तो लॉजिकल स्कीमा इज हिडन देन इज द फिजिकल स्कीमा? नहीं, लॉजिकल स्कीमा नहीं करता, फिजिकल स्कीमा एक्चुअली करता है। फिजिकल स्कीमा कैन नॉट बी चेंज ऑफ, नहीं, हम चेंज फिजिकल लॉजिकल दोनों को कर सकते हैं। लॉजिकल स्कीमा डिपेंड डायरेक्टली ऑन फिजिकल स्कीमा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिजिकल स्कीमा इज हिडन beneath द लॉजिकल स्कीमा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा दिया है कि एक क्वेरी दी है आपको, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर क्वेरी टू प्रोड्यूस ए नॉन एम्प्टी आउटपुट? नॉन एम्प्टी आउटपुट प्रोड्यूस करना है, यानी कि अगर पी एम्प्टी हो जाएगा तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे। दोनों में से अगर एक भी, बेसिकली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं कर रहा है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो लगा कि ये ज्वाइन कर रहा है और दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो रहा है, अगर दोनों में से एक की वैल्यू जीरो तो वो जीरो नहीं देगा, जबकि एक्चुअली में तीनों में से कोई भी जीरो हो जाएगी तो वैल्यू जीरो देगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आप अगर कोई कंडीशन लगा रहे हो और वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वैल्यू जीरो आउटपुट में आएगी। तो ऑल मस्ट भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होना चाहिए इस केस में मेरे अकॉर्डिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 97 होगा 98। ये तो क्वेश्चन आई थिंक कोई भी कर सकता था कि 1 to many है, many to many है, many to 1 है, many to 0 है। many to 0 इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि बाइनरी रिलेशनशिप में होती ही नहीं है। 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to 1 भी होता है और many to many तो है, many to 0 कुछ नहीं होता है सच। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं था। 3NF एल्गोरिथम एंश्योर दैट द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन। भाई डिकम्पोजिशन लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा, गारंटी दैट एटलीस्ट 1 की रिलेशन। जी हाँ, ये तो जो आपने देखा था A,B 2 है एट्रीब्यूट और A,C है, दोनों में से एक जो की है कॉमन होनी चाहिए और वो की जो क्या होनी चाहिए, वो कैंडिडेट की होनी चाहिए या प्राइमरी की होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 1 की जो है वो कैंडिडेट की होनी चाहिए।
BCN और डीकम्पोजिशन दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है लॉजिकली। ABG 3 रिलेशन दे रखा है इसमें, A से B एक डिपेंडेंसी है, इनको 2 भागों में बांट दिया, R1 और R2 में, ठीक है। फॉलोइंग की कंस्टेंट इसमें दी है, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू होल्ड टी, भाई इसमें R1 में जो A से B है, क्योंकि रिलेशनशिप मेरे पास A से B है, तो A की R1 में क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की, और R2 में क्या होनी चाहिए, एज ए रेफरेंस होनी चाहिए, यानी कि रेफरेंसिंग की हो जाएगी, फॉरेन की जिसको हम कहते हैं। तो प्राइमरी की A इन R1, फॉरेन की A इन R2, रेफरेंसिंग R1, जी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके मैंने आपको 2 पार्ट्स में सॉल्यूशन बता दिया है। आप अपने एंड पे चेक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। एक प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। उसके अलावा हम लोग फिर इस साल की कट ऑफ आगे आने वाले देखने वाले हैं। ये लगभग 29 पोस्ट जो निकली थी असिस्टेंट डायरेक्टर की MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, ठीक है, 2021 में निकली थी, एग्ज़ाम 22 में हुआ था, इंटरव्यू आते आते 2023-24 तक इसकी पोस्टिंग हो गई थी, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट इसमें अप्लाई हुए थे, लगभग 1407 कैंडिडेट अप्लाई हुए थे। जनरल कैंडिडेट इतने थे, OBC ST के टोटल इतने कैंडिडेट्स थे, और टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्ट हुए थे जो, क्योंकि सीट्स अपने पास 29 थी, तो 29 इस रेशो में इन्होंने सेलेक्ट किया था डिफरेंट कैटेगरीज़ में जितने भी लोग थे। अब दोस्तों यहाँ पे जो उस टाइम पे कट ऑफ गई थी वो लगभग 91 गई थी अनरिजर्व की, OBC गई थी 84, SC ST की और थोड़ी कम गई थी, EWS की भी यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, क्योंकि जनरली एक फॉर्म जो होता है दोस्तों वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है। तो एक्सपीरियंस कैटेगरी में लोग जो अर्निंग करते हैं उनकी सैलरी ऑलमोस्ट मतलब 7-8 लाख से ऊपर ही होती है, तो वो EWS कैटेगरी में आते हैं। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट EWS कैटेगरी में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली कट ऑफ जो है हो सकता है कम जाए उस केस में, वो मैं अभी डिटेल एनालिसिस उसका करूँगा। ये तो मैं लास्ट ईयर का आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि इतनी गई थी। तो कोई भी लोग जो ज़्यादा जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो ज़्यादा डीमोरलाइज़ नहीं हो सकता है कट ऑफ कम जाए, वो मैं आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करके अभी अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कितना होगा। और इंटरव्यू के मार्क्स दोस्तों, जैसा कि काफ़ी लोग काफ़ी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इनके PDF में दिया हुआ है, जो वो मार्क्स वहाँ पे मेंशन थे PDF में, वो इंटरव्यू को लेके थे, वो रिटन एग्जाम को नहीं थे। यानी इंटरव्यू में 50% मार्क्स लाना जरूरी है UR के लिए, बाकी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए इन्होंने डिफरेंट मार्क्स दे रखे। फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था दोस्तों इस बेस पे हुआ था, ठीक है। 173 जिसका था उनको सेलेक्ट किया था, ऐसे 149 139 और इस कैटेगरी में डिफरेंट कैटेगरी में से सिलेक्शन हुए थे, और हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो उन्होंने एफर्मेशन कर रखे इस कैटेगरी वाइज। तो ये सारा डिटेल एनालिसिस है। इस बार कितनी कट ऑफ रहने वाली है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।